नमस्कार दोस्तों। आज हम मानव भूगोल एवं उसकी कुछ प्रमुख परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल क्या है, उसकी अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है और किस प्रकार से मानव भूगोल को परिभाषित किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि जो भूगोल है वो प्रारंभ में एक समग्र विषय की भांति था। इसमें शाखाएं नहीं थी, कहने का मतलब ये है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसका एक विषय के रूप में विकास होता गया, भूगोल कुछ शाखाओं में बढ़ता चला गया। भूगोल प्रारंभ में दो महत्वपूर्ण शाखाओं में विभक्त हुआ। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। दोस्तों, प्रकृति में हम जो भी वस्तुएं देखते हैं, जो भी भौतिक पर्यावरण की वातावरण की वस्तुएं हैं, वे सभी भौतिक भूगोल में सम्मिलित या शामिल की जाती हैं। वे सभी वस्तुएं जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, सीधे सीधे प्रकृति से अपना संबंध रखती है, वे सभी भौतिक भूगोल की विषय वस्तु हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण शाखा थी वो थी मानव भूगोल। जैसे जैसे भूगोल का विकास होता गया, उसमें मनुष्य के स्थान को भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा और यहीं से मानव भूगोल का प्रारंभ हुआ। वे सभी वस्तुएं जो मानव द्वारा निर्मित हैं तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का अंग मानी जाती हैं, मानव भूगोल में शामिल की जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भूगोल दो शाखाओं में बंट गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अध्ययन की दृष्टि से ये दो महत्वपूर्ण इसकी शाखाएं हैं। भौतिक भूगोल में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल आदि को सम्मिलित किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मनुष्य, उसके द्वारा निर्मित वस्तुएं और सांस्कृतिक वातावरण पर्यावरण के तत्वों को शामिल करते हैं। वर्तमान समय में चूँकि भूगोल का विकास एक व्यवहारिक विषय के रूप में होता जा रहा है, तो एक व्यवहारिक विषय के रूप में अपना स्थान निरंतर बनाए रखने के कारण ही मानव भूगोल का विकास अधिक मात्रा में वर्तमान समय में देखा जा रहा है, क्योंकि मानव भूगोल में उन शाखाओं का, उन विषयों का अध्ययन किया जाता है जो कि व्यवहारिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो वर्तमान समय में मानव भूगोल की कई सारी शाखाएं विकसित हो गई है, जैसे आर्थिक भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, परिवहन भूगोल, वाणिज्य भूगोल, व्यापार भूगोल। ये सभी अनेकानेक शाखाएं मानव भूगोल से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मानव भूगोल की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से मानव भूगोल को परिभाषित किया है, और अंत में हम उसका निष्कर्ष देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी पता लगाएंगे कि मानव भूगोल जो है वो किस प्रकार से अलग अलग अध्ययन क्षेत्रों में बटा हुआ है, कौन कौन से क्षेत्र जो है वो मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि मानव भूगोल की जो परिभाषा, उसमें कौन कौन से प्रमुख तथ्यों को शामिल किया जाना चाहिए। मानव भूगोल की परिभाषा में मनुष्य, उसका पर्यावरण और दोनों के मध्य होने वाली अंतर्क्रिया, इन तीन मुख्य पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो तथ्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है, जिसमें मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें मनुष्य भी आ गया। मुख्य जो कारक है यहाँ पर वो हम देख सकते हैं कि इसमें मनुष्य भी है, और मनुष्य के साथ साथ यहाँ पर पर्यावरण को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। देखिए, जिसमें मानवीय क्रियाओं और वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मनुष्य अपने वातावरण में निवास करता है, और वातावरण में निवास करने के साथ साथ ही उसके और वातावरण पर्यावरण के मध्य में जो संबंध बनते हैं, उनका अध्ययन भी मानव भूगोल में होता है। तो तीन प्रमुख तथ्य उभर कर हमारे सामने आते हैं, जिनमें मनुष्य, उसका पर्यावरण और उन दोनों के मध्य होने वाले अंतर संबंध या उन दोनों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया। इसके बाद ये तो थी सामान्य जो परिभाषा, इसे हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से मानव भूगोल में किन किन तथ्यों को शामिल करें, कौन कौन से पक्ष उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम क्रमशः अलग अलग विद्वानों के अनुसार दी हुई मानव भूगोल की परिभाषा का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा का अध्ययन हम करते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल
एक प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ता थे और उनको ही मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी मानव भूगोल का शास्त्रीय ग्रंथ है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी जब लिखी गई तो उसके बाद से ही मानव भूगोल का विकास तीव्र गति से प्रारंभ हुआ। तो इसी कारण से रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल, मानव और उससे जुड़े हुए विभिन्न तथ्यों के बारे में बताया गया था। रेडजेल ने कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। देखिए दोस्तों, मानव भूगोल के दृश्य, यहाँ दृश्यों से तात्पर्य है कि मनुष्य की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाकलाप हैं वो मानव भूगोल के दृश्य हैं। ये वातावरण से संबंधित होते हैं और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। तो यहाँ पर उन्होंने 3 तथ्यों को महत्वपूर्ण माना है। पहला तो है मानव भूगोल के दृश्य, दूसरा वातावरण, और वातावरण क्या है, स्वयं भौतिक दशाओं का योग है। तो यहाँ पर तीनों तथ्यों को उन्होंने समझा दिया है, जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, और ये मानवीय क्रियाकलाप वातावरण पर प्रभाव डालते हैं, वातावरण मनुष्य पर प्रभाव डालता है, और पर्यावरण स्वयं एक भौतिक दशाओं का योग है। तो यहाँ पर जो हमने अभी पूर्व में चर्चा की थी 3 बिंदुओं के बारे में कि मानव भूगोल मनुष्य, वातावरण और उनके मध्य होने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो यहाँ भी रेडजेल ने यही कहा कि मनुष्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित है और जो पर्यावरण है वो एक भौतिक दशाओं का योग है। जो भौतिक कारक हैं वो पर्यावरण में पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे जो मुख्य परिभाषा है वो कुमारी E.C. सैम्पल के द्वारा दी गई है। उन्होंने पुस्तक लिखी थी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। सैम्पल रेडजेल की शिष्या मानी जाती है। रेडजेल और सैम्पल दोनों नियतिवाद के प्रबल समर्थक थे और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि मानव भूगोल के विकास में उनका सर्वाधिक योगदान माना गया है। सैम्पल लिखती हैं कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। पहला है अस्थायी पृथ्वी और दूसरा चंचल मानव। अस्थायी पृथ्वी से तात्पर्य है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी के प्रत्येक पक्ष में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो स्थल मंडल ले लीजिए, जल मंडल ले लीजिए, वायुमंडल, जैवमंडल, सभी के जो तत्व हैं, जो कारक हैं, निरंतर परिवर्तनशील है। दूसरा तथ्य उन्होंने दिया चंचल मानव। मानव कैसा है, चंचल है, यानी कि वो निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया वातावरण के साथ करता रहता है और इससे जो संबंध उत्पन्न होते हैं पर्यावरण के साथ, वो संबंध कैसे हैं, परिवर्तनशील है, यानी उनमें भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से सैम्पल के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी का अर्थ है पृथ्वी के प्रत्येक तत्व, प्रत्येक कारक में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्थायी नहीं है। दूसरा चंचल मानव, मनुष्य निरंतर वातावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है और इनसे जो संबंध उत्पन्न होते हैं वे भी परिवर्तनशील है और इन्हीं का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार रेडजेल और जो सैम्पल है दोनों की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरे जो विद्वान है वो है ब्लांश। ब्लांश एक फ्रांसीसी विद्वान थे। फ्रांसीसी विद्वानों का योगदान मानव भूगोल के विकास में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। रेडजेल और सैम्पल का तो योगदान था ही, साथ ही साथ ब्लांश, ब्रून्स जैसे फ्रांसीसी विद्वानों का योगदान भी मानव भूगोल में काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम ब्लांश की परिभाषा देखते हैं। दोस्तों, ब्लांश ने कहा है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी वो मनुष्य और पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों के बारे में ही बता रहे हैं। देखिए, पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों के बारे में नया विचार देता है। यानी पुनः यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है और इनमें क्या है, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, जो भौतिक पर्यावरण के जो तत्व हैं वो, और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जिनमें मनुष्य हैं के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान होता है। दोस्तों, इसमें 3 तथ्य आ गए हैं। प्रथम जो तथ्य आपको मैंने बताया था कि भौतिक नियम जो कि
भौतिक पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। दूसरा, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीव जो कि मनुष्य हैं और इनके पारस्परिक संबंध। इन तीनों का अध्ययन ब्लांच के अनुसार मानव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल की परिभाषा देने वाले अगले जो विद्वान हैं वो थे एल्सवर्थ हंटिंगटन, हंटिंगटन जिन्हें कहा जाता है। ये एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे और मानव भूगोल के विकास में भी इनका काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। दोस्तों, ये जो पुस्तकों के नाम आ रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई बार मिलान वाले प्रश्न यहाँ से आते हैं, पुस्तकों के नाम दे दिए जाते हैं और उनके लेखकों के नाम यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पुस्तकों के लेखक अभी तक हमने देख लिए हैं। रेड जेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था दोस्तों एंथ्रोपोजोग्राफी। सैम्पुल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम था इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट। और हंटिंगटन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई दोस्तों उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हंटिंगटन कहते हैं कि मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों का वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। तो दोस्तों, इनकी परिभाषा में 2 तथ्य नए आ गए हैं, वितरण और उनका स्वरूप। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध तो है ही, लेकिन उनका वितरण और स्वरूप अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार का है। तो इस तथ्य का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है हंटिंगटन के अनुसार। तो जो हंटिंगटन की परिभाषा में सामान्य जो तथ्य है जो सभी परिभाषाओं में दिया गया है वो तो है पारस्परिक संबंध, जो यहाँ पर दिया गया है भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक संबंध। ये तो सामान्य तथ्य हो गए जो अन्य विद्वानों ने भी दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो बात कही वो ये है इनके पारस्परिक संबंधों का वितरण और उनका स्वरूप, क्योंकि जो मनुष्य और पर्यावरण के मध्य संबंध है ये पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के हैं। आप जिस भी स्थान पर जाएंगे, जिस भी जलवायु में जाएंगे, वहाँ पर आपको जिस भी भौगोलिक वातावरण में जाएंगे वहाँ पर मनुष्य और प्रकृति के मध्य जो अंतर संबंध है वो अलग प्रकार के दिखाई देंगे और इनका जो वितरण है और स्वरूप है उसका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। इसके बाद अगली परिभाषा है व्हाइट और रेनर। व्हाइट और रेनर भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। इनका जो मुख्य योगदान है वो था कि इन्होंने भूगोल को मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताया है। तो कई बार दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि मानव भूगोल को या भूगोल को मानव पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी किसके द्वारा किया गया है। तो व्हाइट और रेनर भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने इसे मानव पारिस्थितिकी नाम दिया गया है। और इन्होंने कहा कि मानव भूगोल में पृथ्वी की पृष्ठभूमि से मानव समाज का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन है दोस्तों? मानव समाज का। और पृष्ठभूमि कौन सी है? पृथ्वी की पृष्ठभूमि, यानी मानव के जो क्रियाकलाप हैं, उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्रियाएं हैं, उन्हें पृथ्वी की पृष्ठभूमि में या भौगोलिक कारकों की पृष्ठभूमि में देखा और समझा जाता है। तो व्हाइट और रेनर की परिभाषा मुख्य तथ्य यही है कि इन्होंने मानव पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया है। तो दोस्तों हम इस प्रकार देखते हैं कि जो मानव भूगोल की परिभाषा है उसमें 3 तथ्य उभर कर स्पष्ट रूप से हमारे सामने आए हैं कि मानव भूगोल में मनुष्य, उसके भौगोलिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण और मनुष्य और वातावरण के मध्य अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये 3 तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये जो मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध है ये परिवर्तनशील है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के अंतर संबंध पाए जाते हैं। तो उनके वितरण और स्वरूप का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मानव भूगोल की जो सामान्य परिभाषा है वो ये दी जा सकती है कि मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक वातावरण तथा उनके मध्य पाए जाने वाले परिवर्तनशील अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। यही मानव भूगोल है। दोस्तों हम देखते हैं कि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र कौन से हैं, किन किन तथ्यों को, किन किन कारकों को मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वो मानव भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र है। वहाँ पर पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन उपयोग करता है। तो जनसंख्या से मतलब है दोस्तों मानव। पहला पक्ष हो गया कौन सा? मानव। प्राकृतिक संसाधन किसका प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों? प्राकृतिक पर्यावरण का या प्राकृतिक वातावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो पहला तो हो गया मानव और दूसरा हो गया प्राकृतिक वातावरण। तीसरा है दोस्तों सांस्कृतिक वातावरण। दोस्तों सांस्कृतिक वातावरण की परिभाषा ये है कि मनुष्य भौतिक पर्यावरण के तथ्यों का या उनकी वस्तुओं का उपयोग करके जो नई वस्तुएं बनाता है उन्हें सांस्कृतिक वातावरण की वस्तुएं कहा जाता है। जैसे लकड़ी का प्रयोग करके मनुष्य ने टेबल बनाई, दरवाजे खिड़कियां बनाई, तो लकड़ी तो भौतिक पर्यावरण की वस्तु हो गई, लेकिन दरवाजे और टेबल कुर्सियां जो हैं वो सांस्कृतिक पर्यावरण की वस्तु हो गई। भवन का निर्माण ईंट, पत्थर और रेत के द्वारा होता है, तो ईंट, पत्थर और रेत तो भौतिक पर्यावरण की वस्तुएं हैं, लेकिन जो भवन बनाया गया है वो सांस्कृतिक वातावरण की वस्तु है। तो सांस्कृतिक वातावरण के जितने भी तथ्य हैं उन सभी का जो निर्माण होता है, उन्हें जो बनाया जाता है वो भौतिक पर्यावरण के तथ्यों का उपयोग करके ही उनका निर्माण किया जाता है और वो सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें मानव के द्वारा निर्मित किया गया है भौतिक पर्यावरण के तत्वों का उपयोग करके। चौथा जो तत्व है दोस्तों अध्ययन क्षेत्र है वो ये है वातावरण समायोजन अर्थात प्रादेशिक संगठन। तो अभी दोस्तों हमने हंटिंगटन की परिभाषा में पढ़ा था कि मानव भूगोल में मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। यानी कि आपको मैंने बताया था कि जो मनुष्य और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध है उनका जो वितरण है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि मनुष्य की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्रियाएं हैं वो आसपास के भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है और मनुष्य उसी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण का अंतर क्रिया करता है और इसी क्रम में वो कभी तो वातावरण को परिवर्तित कर देता है और कभी उसके साथ समायोजन कर लेता है। तो ये वातावरण समायोजन इसका एक प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद अगला है दोस्तों एक प्रदेश के दूसरे प्रदेशों से संबंध स्थानिक संगठन। यानी एक जो प्राकृतिक या भौतिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसका दूसरे क्षेत्र से संबंध किस प्रकार का है, दोनों के मध्य में कितने अंतर हैं, कितनी समानता पाई जाती है, भौगोलिक प्राकृतिक दशाएं किस प्रकार की, इनका अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। और दूसरा जो लास्ट अंतिम है दोस्तों वो है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम का मतलब है कि किस प्रकार से अलग अलग कालखंडों में मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों में परिवर्तन आता गया है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं दोस्तों कि मानव और पर्यावरण के अंतर संबंधों में जो अंतर आया वो ये है कि मनुष्य उपभोक्तावादी हो गया है, संसाधनों का अत्यंत दोहन कर रहा है। लेकिन प्राचीन काल में हम देखें तो मनुष्य जब जनसंख्या कम थी तो वातावरण के साथ संयोजन करके रहता था, जो संसाधन थे वो पर्याप्त थे, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी तो मनुष्य और वातावरण के संबंधों में भी अंतर आने लगा। तो ये जो समय के अनुसार बदलते मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध हैं यही कालिक अनुक्रम में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 पक्ष हैं: जनसंख्या या जनता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, वातावरण समायोजन अर्थात प्रादेशिक संगठन, एक प्रदेश के दूसरे प्रदेशों से संबंध तथा स्थानीय संगठन, और अंत में है कालिक अनुक्रम। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने मानव भूगोल की परिभाषा और मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन किया। धन्यवाद।